नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज गद्य भाग का दूसरा पाठ लिहाजा की ओर। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। डाड़ा, डाड़ा का अर्थ है ऊंची जमीन जो सामान्य से थोड़ी सी ऊंची हो। थोड़ला, थोड़ला तिब्बती सीमा का एक स्थान है, यानी एक जगह का नाम है। भीटे, भीटे का अर्थ है टीले के आकार सा ऊंचा स्थान, यानी जैसे टीला होता है एक ही जैसे ऊंचा सा। कंडे, कंडे तो आप सबको पता भी होगा, गाय भैंस के गोबर से बने उपले, जो पंजाब में भी सामान्य भाषा में जिसे कंडे बोला जाता है। थुक्पा, थुक्पा एक सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ है। थुक्पा यानी यह एक सूप के जैसा होता है जिसमें सत्तू या चावल का आटा होता है और उसमें मूली, हड्डी, मांस आदि कुछ डाला जा सकता है। गंडा, यह मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा है। जो छोटी छोटी झंडियाँ जो होती है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुत सारे जो अपने घरों के बाहर भी लगाते हैं, मंदिरों के बाहर जहाँ बौद्ध मठ है वहाँ पे भी बहुत हमें देखने को मिलती है रंग बिरंगी झंडियाँ। भरिया, भरिया यानी भार वाहक, जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भार ढोने का कार्य करते हैं उनको भरिया कहा जाता है। दोनिक वक्स्तो, यह एक स्पेनिश उपन्यासकार के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक है, यानी यह एक उपन्यास है जिसका एक नायक है, यानी हीरो है उपन्यास का। अब बात करते हैं लेखक के बारे में। तो इस पाठ के जो लेखक हैं इनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। इनका जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदाह, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम केदार पांड्य था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग लिखे हैं, यानी यात्रा वृत्तांत इन्होंने बहुत लिखा है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागे नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलाम और घुमक्कड़ शास्त्र, ये सभी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ल्हासा की ओर पाठ में लेखक ने अपने मित्र के साथ तिब्बत की यात्रा की है और ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। अब बात करते हैं उनके मित्र की। उनके मित्र का नाम सुमति यहाँ पर लेखक ने लिखा है। ये लेखक को यात्रा के दौरान मिले थे और एक मंगोल भिक्षु थे। इनका नाम लॉब्ज शेख था, जिसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। जिस समय लेखक ने यह यात्रा की थी उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा अपने मित्र सुमति के साथ भिकमंगों के छद्म वेश में की। छद्म यानी दिखावा करना, भिकमंगों का दिखावा करना, ऐसे वेश में उन्होंने यह यात्रा की। फरी कलिंगपोर का मुख्य रास्ता है जो तिब्बत की ओर जाता है, लेकिन उस समय फरी कलिंगपोर का रास्ता नहीं बना था, तो उन्होंने नेपाल के रास्ते यह तिब्बत यात्रा अपनी पूरी की। नेपाल का यह व्यापारिक रास्ता भी था और सैनिक रास्ता भी था। सैनिक रास्ता होने के कारण रास्ते में कहीं कहीं फौजी चौकियां और किले भी बने हुए हैं। इन किलों में कभी चीनी पलटन रहा करती थी, लेकिन अब तो किसान वहां रहने लगे हैं। ऐसे ही एक किले में हम गए जहां पर एक परिवार रह रहा था और चाय पीने के लिए हम ठहरे।
यहाँ यात्रियों के लिए कुछ तो तकलीफ़ें हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। जैसे यहाँ पर जाति पाति छुआछूत का कोई सवाल नहीं है, औरतें पर्दा नहीं करती और यात्रियों को चाय भी बनाकर दे देती है। हाँ, आप अगर विश्वास न करते हो कि आपका दिया हुआ पूरा सामान वह उसमें डालेगी चाय में या नहीं, तो आप खुद भी अंदर जाकर चाय बना सकते हैं। चाय बनाने वाले को आप मक्खन, सोडा और नमक दे दीजिए। वह चाय चोगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसको खोटी कहते हैं, उसमें आपको दे देगी। यह एक तरीके से देखिए तिब्बती चाय है, जिसमें मक्खन डाला जाता है, सोडा और नमक डाला जाता है और कूट कर बनाई जाती है चाय। जिसमें कूटते हैं उसे चोगी कहते हैं और जिस बर्तन में चाय दी जाती है उसे खोटी कहते हैं। अब लेखक और उनके मित्र पहुंच गए थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में। वहाँ सुमति के जान पहचान के बहुत सारे लोग रहते थे और उनको अच्छी जगह मिल गई ठहरने के लिए। क्यों? क्योंकि सुमति साथ में थे। एक बार लेखक 5 साल के अंतराल में इसी रास्ते से लौटे थे, तो एक भद्र यात्री के वेश में होने पर भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली और वह बहुत ही गरीब झोपड़े में ठहरे थे। क्यों? क्योंकि यह सब लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। शाम के समय यहाँ के लोग नशा करते हैं और उस नशे में होने के कारण वह किसी भी अनजान आदमी को ठहरने के लिए स्थान नहीं देते। अब सबसे विकट रास्ता था थोड़ला। वो लेखक और उनके मित्र को पार करना था और यह तिब्बत की सबसे खतरे वाली ऊंचाई थी, यानी 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ कोई भी घर नहीं थे, गांव नहीं थे और ऐसी जगह होने के कारण यह अपराधियों के और लुटेरों के छिपने की बहुत अच्छी जगह थी और सरकार की नरमी के कारण कोई कानून नहीं था हथियार का, इसलिए यहाँ पर हत्याएं बहुत होती थी। चूँकि राहुल जी और उनके मित्र सुमति दोनों भिखमंगों के वेश में थे, तो उन्हें लूट खसूट का कोई ज़्यादा डर नहीं था। और फिर भी अगर कोई खतरा उन्हें दिखाई देता तो वो भिखमंगे के वेश में थे ही और वैसी सूरत भी बना लेते। टोपी उतार कर कुची कुची 1 पैसा कहते और भीख मांगने लगते। तिब्बत की तरफ कुची कुची का अर्थ है दया दया, यानी वह इस तरीके से अभिनय करते जैसे वो भिखमंगे ही हो और इस प्रकार से वो बच पड़ते। अगला जो पड़ाव था वो 16-17 मील दूर था, तो लेखक को लगा कि अब घोड़े ले लेने चाहिए, तो उन्होंने घोड़े पर सवार होकर यह रास्ता पार किया। में चलते चलते लेखक रास्ते में आने वाले प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताते हैं कि एक तरफ बिल्कुल नंगी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, न वहाँ पे बर्फ़ थी और न हरियाली, और दूसरी तरफ बर्फ़ वाली ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई दे रही थी और जो सबसे ऊंचा स्थान था वहाँ डाड़े के देवता थे और उन देवताओं को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। इस प्रकार चलते चलते लेखक कहते हैं कि मैं डॉन क्विक्सोतो की तरह झूमता हुआ चलने लगा। डॉन क्विक्सोतो एक स्पेनिश उपन्यास है, उनके नायक हैं। तो लेखक अपने आप को उसके जैसा बताते हुए कहते हैं कि मैं झूमते हुए अपनी मस्ती में घोड़े पर चल रहा था और मेरा घोड़ा आराम आराम से चल रहा था और सुमति का घोड़ा आगे निकल गया। बीच में जहाँ 2 रास्ते निकल रहे थे, मैं गलत रास्ते पर मुड़ गया और फिर मैं और पीछे रह गया। जब तक वापस सही रास्ते पे आया, सुमति आगे इंतज़ार करते हुए मिले और वह बिल्कुल गुस्से में थे, लेकिन वह जल्दी मान भी जाते हैं और तभी तुरंत उन्होंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले और बनाई गर्मा गर्म चाय और मुझे भी पिलाई और खुद भी पी। अब लेखक और उनके मित्र लड़कौर में पहुंच गए, जहां उन्हें ठहरने के लिए बहुत अच्छी जगह मिली। उनके जो यजमान थे उन्होंने उनको चाय और सत्तू खाने के लिए दिया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा यानी सूप जैसा कुछ होता है, जिसको कठिन शब्दों के अर्थ में भी समझाया गया है। आसपास के गांव में सुमति के बहुत सारे यजमान थे और सुमति जाना चाहते थे, अपनी पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म करना चाहते थे, यानी जो वो बोध गया से लेके आए थे धार्मिक झंडियाँ, वो बांटना चाहते थे। लेकिन लेखक अपनी यात्रा का समय इन सब में बर्बाद नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि इन झंडियों के बदले जो पैसे मिलने वाले हैं वो मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए अपने यजमान के पास में मत जाइए। सुमति उनकी बात मान गए। फिर भी एक उनके बहुत ही अच्छे यजमान थे जिनके पास सुमति जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है चले पड़ते हैं, लेकिन वहाँ ठहरना नहीं है।
उन्होंने जाने के लिए भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको भरिया नहीं मिला। कि 10-11 बजे की तेज़ धूप में जब उनको चलना पड़ रहा था और उनको भरिया भी ना मिला, तो तिब्बत की धूप इतनी कड़क थी कि सामने से एकदम गर्मी आ रही थी और पीछे से उनका जो कंधा है वह बर्फ़ हुआ जा रहा था। उन्होंने फिर भी अपनी अपनी चीज़ें उठाई और चलते रहे। तो तिगरी के मैदान में आ गए और यह तिगरी जो था एक मतलब टापू सा था, पहाड़ों चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था और बीच में एक छोटा सा टापू था और वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम था तिगरी समाधिगिरी। तिगरी के बाद सुमति और लेखक दोनों शेकर विहार पहुँचते हैं। यहाँ पर लेखक ने तिब्बत की जमींदारी प्रथा जो है उसके बारे में वर्णन किया है। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी और इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में था, यानी बौद्ध मंदिर जिसको कह सकते हैं हम, बौद्ध मठ जो थे। और खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई बौद्ध भिक्षु भेज दिया जाता है। वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। तो शेकर विहार की खेती के जो मुखिया थे उनका नाम था नमसे और इन्हीं नमसे से मिलने के लिए सुमति शेकर विहार में आए थे। नमसे बहुत ही भद्र पुरुष थे और उस वक्त लेखक कह रहे हैं कि मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें मेरा सत्कार करना चाहिए था, चूँकि मैं भिखमंगों के वेश में था। लेकिन फिर भी नमसे ने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा अभिवादन किया, हमारा आदर सत्कार किया। नमसे के पास बहुत सारे बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियाँ पड़ी थी, यानी पुस्तकें थी जिनमें बुद्ध के वचन लिखे हुए थे और वो 103 थी। अब लेखक को चूँकि पढ़ने का शौक़ था तो लेखक वहीं उन पुस्तकों के पास बैठ गए और सारी पुस्तकें पढ़ लेना चाहते थे, लेकिन एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। चूँकि लेखक पुस्तकें पढ़ना चाहते थे इसलिए उन्होंने आराम से सुमति को कहा कि आप 2-3 दिन लगा दीजिए, लेकिन अगले ही दिन दोपहर में सुमति वापस आ गए। अब तिगरी ज़्यादा दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया, भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वापस तिगरी की ओर चल पड़े। इस प्रकार लेखक ने इस पाठ ने तिब्बत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों की ओर संकेत करते हुए जागीरदारी प्रथा के बारे में भी बताया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।